चलिए दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वर्ल्ड अफेयर चैनल पर। स्टार्ट करते हैं अपने आज के करंट अफेयर डेली बेसिस पर। आप देख सकते हैं यहाँ पर क्विक पॉइंट, ऑर्गेनाइजेशन, स्पेशल डे, एमसीक्यू डे, न्यूज ऑफ द डे एंड पीवाईक्यूज। आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, अमन सर वाइफ स्टडी, थोड़ा मुझसे कनेक्ट हो सके। रेगुलर देखेंगे ज़्यादा बेनिफिट होगा, तो 6 AM पर डेली बेसिस पर देखिए। चलिए आज के पहले सवाल को देखते हैं। कौन से यूनियन मिनिस्टर हैं जिन्होंने अभी हाल फिलहाल में चेयर किया है एक रिव्यू मीटिंग सभी ईपीसी पे। अब ईपीसी क्या है, एक्सपोर्ट से संबंधित है, तो पीयूष गोयल जी के द्वारा ही इसे जो है चेयर किया गया डेफिनेटली। तो ये जो पूरा मीटिंग हुआ था एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल का, इसको चेयर किसने किया है? पीयूष गोयल जी के द्वारा। और उनका एक टारगेट है कि इस बार जो हम एक्सपोर्ट करने वाले हैं वो हमारा टारगेट $650 बिलियन का एक्सपोर्ट का टारगेट जो है रहने वाला है, और हम इसे अचीव करने के लिए बहुत कुछ करने वाले हैं। ठीक है, इससे पहले जो है इंडस्ट्री जो है, बहुत सारे इंडस्ट्री के जितने भी रिप्रेजेंटेटिव हैं जो कि एक्सपोर्ट पे वर्क कर रहे हैं, उनके द्वारा बहुत सारी डिमांड्स जो है इस मीटिंग में रखी गई हैं। और पीयूष गोयल जी का कहना है कि जितनी भी डिमांड्स हैं, जो भी इश्यूज प्रिवेल करते हैं एक्सपोर्ट टारगेट को अचीव करने के लिए, उन सभी पे फोकस किया जाएगा, इम्प्रूव किया जाएगा ईज़ ऑफ लिविंग एंड ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, सो डैट कि जितनी भी कंपनीज है वो सब एक्सपोर्ट जो है ईजी कर पाएँ और हमारा $650 बिलियन का टारगेट पूरा हो सके। देखिए महत्वपूर्ण सवाल, कौन सी मिनिस्ट्री ने हाल फिलहाल में 20 स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट क्लियर करे हैं जिनका वर्थ 30 करोड़ है? तो ये टेक्सटाइल मिनिस्ट्री के द्वारा किया गया है। तो 20 स्ट्रेटेजिक रिसर्च प्रोजेक्ट हैं जिसकी जो वैल्यू है वो 30 करोड़ के आसपास है। और ये जो पूरा पर्पस होगा वो स्पेशलिटी फैब्रिक और जियो टेक्सटाइल के अंडर जो है होने वाला है। ये प्रोजेक्ट जितने भी हैं वो फाइबर्स से संबंधित है और जियो टेक्सटाइल से संबंधित है, अंडर द यूनियन मिनिस्टर ऑफ टेक्सटाइल। और इसमें ध्यान रखिएगा, इस पे ये क्वेश्चन आ सकता है कि इससे पहले जो है हमारी गवर्नमेंट ने 11 रिसर्च प्रोजेक्ट जिनकी वर्थ जो है 78 करोड़ थी, उसे पहले जो है 26 मार्च 2021 में भी पास कर दिया था और उस पर भी वर्क जो है चल रहा है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि इस समय हम टेक्सटाइल पे काम कर रहे हैं। जितने भी ऐसे स्टेक होल्डर्स हैं जो कि एग्जांपल IITs, DRDO, BRTA, जितने BTRA जो हैं, जितने भी हैं, सब जो हैं इस प्रोजेक्ट्स पे काम करेंगे और आत्मनिर्भर भारत बनाने की एक पूरी मुहिम को सफल करने की कोशिश की जाएगी। देखिए महत्वपूर्ण सवाल, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द अप्रैल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, AEPC के जो चेयरपर्सन बनाए गए वो बनाए गए नरेंद्र कुमार गोयनका जी। देखिए 2 डिकेड्स का इनका एक्सपीरियंस है इस पूरी फील्ड में, इस वजह से इन्हें जो है AEPC का चेयरमैन जो है घोषित किया गया है। इम्पोर्टेंट है, इससे पहले जो पद्मश्री डॉक्टर A संकवेल थे, उनका हाल फिलहाल में जो है टेन्योर ख़त्म हुआ है, तो अब इन्होंने जो है चार्ज इन्हें दिया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब AEPC के बारे में जानते हैं। पहली बात तो ये मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के अंडर आता है, और दूसरा इसका सेम पर्पस है, इंडिया का जो एक्सपोर्टर्स हैं उनको प्रमोट करना है, एज वेल एज इम्पोर्टर्स को भी प्रमोट करना है। बेसिकली कह सकते हैं कि इंटरनेशनल बायर्स पर ये है फोकस करते हैं। और जो गोयनका जी हैं उनका खुद का एक इंडस्ट्री है जो कि लार्जेस्ट अपरेल मैन्युफैक्चर और एक्सपोर्ट में वर्क कर रही है। तो इसी वजह से 2 डिकेड से जो है इसी इंडस्ट्री में कनेक्टेड हैं, और डेफिनेटली इनको जो है चेयरमैन बनाना ही चाहिए था। क्वेश्चन देखिए महत्वपूर्ण आप सभी के सामने। देखिए कौन सा एयरक्राफ्ट है जो हाल फिलहाल में कोची रिटर्न किया है आफ्टर द 3rd ट्रायल, सी ट्रायल? तो हमारा इंडिजियसली मेड IAC विक्रांत। आप सभी जानते हैं कि इंडिया ने खुद विक्रांत बनाया, और इंडिया वन ऑफ द कंट्रीज़ हैं जो कि ऐसा स्टेट ऑफ आर्ट कैरियर बना पाए हैं। ठीक है, सिलेक्टिव कंट्रीज़ हैं पूरी दुनिया में जिन्होंने खुद का स्टेट ऑफ आर्ट एयरक्राफ्ट कैरियर बनाया, तो इंडिया उसमें से एक है। ठीक है, तो ये जो पूरा फर्स्ट इंडिजियसली एयरक्राफ्ट कैरियर है वो कोची दोबारा रिटर्न किया है आफ्टर द 3rd सी ट्रायल। और ये जो ट्रायल हुआ था, ठीक है, इस ट्रायल को जो स्टार्ट किया गया था 9 जनवरी को स्टार्ट किया था, संडे को 9 जनवरी को स्टार्ट किया था। तो ट्रायल होने के बाद ये अब रिटर्न हुआ है। इस पूरे रिटर्न में जो है नेवल साइंटिस्ट, बहुत सारे टेक्नोलॉजी लैबोरेटरीज के हेड, DRDO के हेड और बहुत सारे व्यक्ति जो हैं इसमें सम्मिलित हुए थे, और विशाखापट्टनम में इसे जो है किया गया था। डेफिनेटली ये चीज़ इम्पोर्टेंट है कि जो पूरा शिपमेंट है इसकी कंस्ट्रक्शन किसके द्वारा की गई, तो ध्यान रखिएगा IAC विक्रांत की कंस्ट्रक्शन जो है कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा की गई थी 23,000 करोड़ की लागत से। चलिए देखिए महत्वपूर्ण सवाल आप सभी के सामने। रिनोड सोशल वर्कर और पद्मश्री अवॉर्डी शांति देवी जी, इनका निधन हुआ किस एज पे? तो 88 की एज में। देखिए शांति देवी जी को जो है लुंगड़ी देवी भी कहा जाता था,
इनका नाम था, ठीक है। और ये रेजिडेंट थे गुनुपुर उड़ीसा की, रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट। 88 की एज में इनका निधन हुआ। इनको पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया था राष्ट्रपति जी के द्वारा 2021 में ही अभी, ठीक है, रामनाथ कोविंद जी के द्वारा। इनके द्वारा देखो ये इम्पोर्टेंट है कि इनके द्वारा स्थापना की गई सेवा समाज आश्रम की, ये क्वेश्चन आपको मिल सकता है, ठीक है, सो डैट कि ये ट्राइबल गर्ल्स हैं उनको एजुकेशन प्रोवाइड की जा सके, उनको फ्यूचर जो है उनका सेफ हो सके। इनका खुद का जन्म जो है बालसोर में हुआ था और ये महात्मा गांधी जी को अपना आइडल मानती थी। एट द एज ऑफ 17 इन्होंने अपने कॉलेज लाइफ को छोड़कर जो है शिफ्ट किया कोरापुट डिस्ट्रिक्ट में, और वहाँ पर इन्होंने अपना एक जो है बच्चों के लिए या गर्ल्स के लिए एक तरीके से हेल्प हाउस बनाया था। चलिए देखिए, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है ये वाला। इलेक्शन कमीशन ने हाल फिलहाल में कौन सी ऐसी स्टेट के असेंबली इलेक्शन है उनको 20 फरवरी के लिए आगे बढ़ाया है? पहले ये जो है पंजाब इसका आंसर है, पहले 14 फरवरी को होने थे इलेक्शन। अब इलेक्शन कमीशन ने ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ वेरियस पॉलिटिकल पार्टीज ऑफ पंजाब इसको शिफ्ट करके 20 फरवरी कर दिया। कोई कहेगा सर जो रिक्वेस्ट करने पर इलेक्शन कमीशन ने चेंज किया है, तो क्या कारण है? कारण सिर्फ इतना है और जेन्युइन कारण है कि जो अभी हाल फिलहाल में जो है गुरु रविदास जयंती आने वाली है, ठीक है, तो इस वजह से जो है सेलिब्रेशन का रहेगा। तो ये 14 फरवरी की जगह 20 फरवरी इसलिए किया गया क्योंकि ये सेलिब्रेशन की वजह से जो है वोटिंग नहीं हो पाएगी ढंग से, जो वोट देना चाहते हैं वो वोट नहीं दे पाएंगे, हमारी डेमोक्रेसी को हैम्पर होगा। इस वजह से इलेक्शन कमीशन ने रिक्वेस्ट मानते हुए जो है इसको शिफ्ट किया है, और कोई रीज़न नहीं है। चलिए देखिए, महत्वपूर्ण सवाल आ सकता है, कौन सी स्टेट है जिसने इंट्रोड्यूस किया है इंग्लिश मीडियम इन ऑल द गवर्नमेंट स्कूल फ्रॉम नेक्स्ट एकेडमिक ईयर? तो अभी तो इस पर कमेटी बैठी थी, अब लेजिस्लेशन में भी लाए गए, तो तेलंगाना के द्वारा ऐसा किया गया है। तो तेलंगाना ने डिसाइड किया है कि ये एक लेजिस्लेचर ला रहे हैं जिसके थ्रू ये इंग्लिश मीडियम हर एक गवर्नमेंट स्कूल में लाएंगे नेक्स्ट एकेडमिक ईयर से, और रेगुलेट करेंगे प्राइवेट स्कूल और कॉलेजेस की फीस। इससे पहले जैसे ये तेलंगाना ने अभी किया है, आंध्र प्रदेश ने 2020 में YS जगनमोहन रेड्डी जी की नेतृत्व में ये ऐसा सिमिलर लेजिस्लेचर लाया था, लेकिन जो है वो लो स्ट्रक भी हुआ था, उसे पास नहीं कर पाए थे। लेकिन अभी इधर जो है जो तेलंगाना की चीफ मिनिस्टर हैं उनकी नेतृत्व में जो है, जो कि चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर रावत हैं, उन्होंने एक सब कमेटी बनाई जिसमें बहुत सारे मेंबर्स स्थित थे, उनकी नेतृत्व में जो है अब इसे लाया जा रहा है। देखते हैं, पास होना चाहिए, इंग्लिश मीडियम रिक्वायर्ड है। चलिए, रिसेंटली विच कंट्री बर्थ रेट ड्रॉप टू रिकॉर्ड लो इन 2021? ऑब्वियसली चाइना। पहले चाइना का जो है बर्थ रेट बहुत ज़्यादा हाई था, फिर पॉलिसीज चेंज करने के बाद इनका बर्थ रेट अब इतना लो हो गया है कि आज तक का सबसे लो रिकॉर्ड है ये कितना लो रिकॉर्ड है ये भी हमें पता होना चाहिए कि अभी जो है इनका स्लिप हुआ है 7.52 बर्थ पर 1000 पीपल, जो कि 2020 में जो है 8.52 था। देखिए, आप सभी जानते हैं कि चाइना ने किसी समय में अपने स्ट्रिक्ट फैमिली प्लानिंग रेगुलेशन से, ठीक है, अपनी जो है पॉपुलेशन को रोकने की कोशिश करी। 1 चाइल्ड पॉलिसी को इन्होंने बाद में 2016 में फ्री भी कर दिया 2 चाइल्ड पॉलिसी में, उसके बाद 3 चाइल्ड पॉलिसी किया, लेकिन फिर भी अब जो है इनका बर्थ रेट गिरता ही जा रहा है। अगर देखा जाए नेचुरल इनका जो ग्रोथ रेट है वो इतना हो चुका है और बर्थ रेट आप इनका इतना गिर चुका, तो ये ठीक है चाइना के लिए एक दिक्कत की बात है। चलिए एक और क्वेश्चन देखिए, क्योंकि कंडीशन जापान जैसी भी हो सकती है। बताइए, विच कंट्री सेट टू होस्ट फुटबॉल AFC वुमेन एशिया कप इंडिया 2020? तो डेफिनेटली नाम में आ गया है इंडिया, लेकिन इंडिया ही आंसर है ना, इंडिया जो है होस्ट करने वाला। और ये एक तरीके से एक जेन्युइन चांस है कि इसके थ्रू अगर इंडिया जीतता है इसमें, तो इंडिया को 2023 फीफा वुमेन वर्ल्ड कप जो ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में होना उसमें पार्टिसिपेट करने का मौका मिल जाएगा। तो इंडिया अभी जो फिलहाल में होस्ट कर रहा है वो है फुटबॉल AFC वुमेन जो है एशिया कप 2022। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है, और अगर इंडिया इसमें जीतता है तो एशिया की तरफ से इंडिया इसमें जा सकता है फीफा 2023 वुमेन वर्ल्ड कप, जो कि ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में होने वाला है। और इंडिया का अभी जो है इंडिया की वुमेन टीम जो है एक बेहतर जो है प्रदर्शन कर रही है। ये मैचेस जो है नवी मुंबई में होने वाले हैं। 12 टीम इसमें कम्पीट करने वाली है इस ट्रॉफी के लिए। होप सो इंडिया की परफॉर्मेंस अच्छी रहे। 12 टीम का ये जो है ये 20th एडिशन है, इस पर भी क्वेश्चन आ सकता है। टीम को 3 ग्रुप में बांटा गया है। ग्रुप A में ये सब टीम्स है जिसमें चाइना है, इंडिया है एंड अदर कंट्रीज, और ग्रुप B में ऑस्ट्रेलिया, थाईलैंड एंड अदर्स
ठीक है, और ऐसे ग्रुप सी, तो ये 3 ग्रुप्स भी रहेंगे। लेट्स सी इंडिया विन। रिसेंटली कौन से मिनिस्टर हैं जिन्होंने एक प्री बजट स्टेक होल्डर कंसल्टेशन रखा? वी ऑल नो कि अभी बजट सेशन आ रहा है, ठीक है, तो इस वजह से एक स्टेक होल्डर कंसल्टेशन मीटिंग रखी गई निर्मला सीतारमन जी के द्वारा, क्योंकि इन्हीं को बाद में रिप्रेजेंट भी करना बजट, तो डेफिनेटली स्टेक होल्डर्स के एडवाइस ज़्यादा ज़रूरी है। तो भारतीय जनता पार्टी स्टेट रिप्रेजेंटेटिव जितने भी हैं, जितने भी डिफरेंट बैकग्राउंड से, चाहे वो इंडस्ट्री, प्रोफेशन, बिजनेस, एकेडमिक, इकोनॉमिक्स, जो अपने बजट में अपने विचार देना चाहते हैं, उनके लिए प्री बजट स्टेक होल्डर कंसल्टेशन रखा गया था, जिसमें प्रोमिनेंट जो हैं व्यक्ति आए थे, जितने भी, अगर मैंने जितने भी स्टेक होल्डर बताया उसमें 20 रिटर्न सबमिशन दिए गए हैं ऑन वेरियस एडवाइसेस फॉर बजट। तो ये सब चीज़ें डिस्कस की जाएंगी, उसके बाद ही बजट को पेश किया जाएगा फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा। चलिए देखिए, महत्वपूर्ण सवाल है, पूछा जा सकता है, कौन से व्यक्ति हैं जिन्होंने फर्स्ट बाय मंथली ई न्यूज़लेटर डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है वीरेंद्र कुमार जी के द्वारा। तो डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी ने अपना फर्स्ट जो है बाय मंथली ई न्यूज़लेटर जो है लॉन्च किया है ड्यूरिंग द इनोग्रेशन ऑफ न्यू कंपोजिट CRC बिल्डिंग। CRC बिल्डिंग है कंपोजिट रीजनल सेंटर फॉर स्किल डेवलपमेंट रिहैबिलिटेशन। इस बिल्डिंग को इनोग्रेट करते समय इन्होंने जो है ई लेटर भी जो है लॉन्च किया है। ये फर्स्ट फंक्शन ऑर्गेनाइज किया जा रहा है CRC कैंपस में, जो कि कहाँ पे, कोझीकोड केरला में, और यहीं पे इस ई न्यूज़लेटर को जो है लाया गया। और ये किस लिए लेके आया गया कि जितनी भी जो चेंजेस लाते हैं या कोई भी स्कीम्स लाई जाती है वो ऑडियंस तक पहुँचे, लोगों तक पहुँचे, इन्फॉर्मेशन पहुँचे, इसलिए ये ई न्यूज़लेटर जो है लॉन्च किया गया है। जितनी भी डिपार्टमेंट्स की एक्टिविटीज़ हैं वो सब जो है, जितने भी लोग हैं उन सब तक पहुँचे। CRC की एस्टेब्लिशमेंट कोझीकोड में 2012 में हुई थी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर, और इसका जो पूरा प्रशासन है वो कंट्रोल किया है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एम्पावरमेंट पर्सन विद डिसेबिलिटी, चेन्नई में, ऑटोनॉमस बॉडी है। चलिए देखिए एक और क्वेश्चन, अच्छा क्विक पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हाल फिलहाल में कौन से कंट्री की सिख कम्युनिटी ने इंडियन प्राइम मिनिस्टर जो है उन्हें थैंक किया है? तो डेफिनेटली जो है UK एंड प्रमोटेड दिस कैंपेन एंड, है ना, तो इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है। दूसरा, हाल फिलहाल में मिनिस्टर कौन से जिन्होंने होल्ड किया वर्चुअल मीटिंग विद फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ श्रीलंका? तो S जयशंकर जी। उसके अलावा ठीक है, इंडिया ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किसके साथ? UK के साथ किया। चलिए महत्वपूर्ण है, मैंने कल आपसे एक सवाल पूछा था, उसका आंसर ईश्वर जहांगीर के द्वारा बिल्कुल करेक्ट, और बाकी सभी के द्वारा भी मिनी कॉन्स्टिट्यूशन 42nd अमेंडमेंट है। और आज का सवाल कमेंट बॉक्स में आप जितना डिटेल में बताते हैं उतना आपको भी बेनिफिट होता है और बाकी स्टूडेंट्स को भी, तो कमेंट बॉक्स पे ज़रूर डिटेल में बताएं। 1937 में जब इलेक्शन हुए थे, कांग्रेस की कितनी स्टेट्स में मिनिस्ट्री बनी थी? और आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, अगर आप मुझसे कनेक्ट होंगे तब मैं आपको गाइड कर पाऊंगा। मैं 10 दिन में कंप्लीट कोर्स GK का कराने के लिए क्लासेस लेके आ रहा हूँ, वो आपको टेलीग्राम चैनल पर ही अवेलेबल होंगी। थ्योरी बेस्ड होगा पूरा, 10 दिन में GK रिवीजन। तो आप टेलीग्राम चैनल अमन सर वाईफाई स्टडी ज्वाइन कर सकते हैं, और रिपोर्ट एंड विन का ऑप्शन अवेलेबल है। उसके अलावा आपको जो कोर्सेज हैं वो भी अवेलेबल है। देखिए कोर्सेज आप ज्वाइन करते हैं अपने जो है प्रिपरेशन को और आसान बनाने के लिए, अगर आपको गाइडेंस मिलेगी तो वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, कोड लगाइए लाइव अमन, इससे आपकी फ़ीस कम होगी। दूसरा, आपको जो है बेनिफिट होंगे कि सभी टीचर्स सारे सब्जेक्ट्स अवेलेबल होंगे। यहाँ पे आप लाइव अमन लगाते ही सारे डिस्काउंट्स पाएंगे, जितनी कम फीस हो सकती है वो आपको इसी से हो पाएगी। सेशन को आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।